आपको ध्यान रखना है या प्लाज्मा की तीनों प्रोटीनों के बारे में। पहली प्रोटीन है एल्बुमिन जो परासरण नियमन का काम करती है, दूसरी प्रोटीन है ग्लोबुलिन जो प्रतिरक्षा का कार्य करती है, तीसरी प्रोटीन है फाइब्रिनोजन जो फाइब्रिन धागा बनाकर क्या करती है, रक्त का थक्का बनाती है। तीनों पॉइंट समझ में आए। प्लाज्मा, पहला पॉइंट, प्लाज्मा रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। इसका कलर कैसा होता है, इसका रंग होता है हल्का पीला। कैसा रंग होता है, हल्का पीला। और किसके कारण, इस बिलीरुबिन वर्णक के कारण इसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला। याद रखना पॉइंट। एक पॉइंट और इसके साथ में कि ये बिलीरुबिन को कौन बनाता है, यकृत या लीवर। अगर लीवर या यकृत ने नॉर्मल मात्रा में बिलीरुबिन बनाया तो ये बिलीरुबिन प्लाज्मा में जाएगा और इसको हल्का पीला कर देगा, क्योंकि इसका रंग ही पीला होता है। तो ये क्या करेगा, रक्त की प्लाज्मा में जाएगा और उसका रंग कैसा कर देगा, हल्का पीला। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि एक हेपेटाइटिस वायरस होता है जो इस लीवर या यकृत के अंदर इन्फेक्शन कर देता है। अब उसके इन्फेक्शन करने से क्या प्रभाव पड़ेगा कि ये जो यकृत या लीवर है ये अत्यधिक मात्रा में बिलीरुबिन बनाना स्टार्ट कर देगा। अब बिलीरुबिन ज्यादा बन रहा है, इसको तो हल्का पीला रंग करना है प्लाज्मा का। तो बिलीरुबिन क्या करेगा, एक्स्ट्रा जो बिलीरुबिन बनता है यानी जो एक्स्ट्रा शरीर में पीला कलर बन रहा है वो हमारी त्वचा पर, आंखों में, नाखूनों पर जमा होने लगता है। और रोग कौन सा हो जाता है, पीलिया। कौन सा रोग हो जाता है, पीलिया। क्वेश्चन आता है कि पीलिया रोग के अंदर शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन आता है आंख, नाखून, त्वचा। तो आपका आंसर क्या होगा, यकृत या लीवर। यानी लीवर या यकृत के अंदर गड़बड़ हुई तभी तो उसने ज्यादा बिलीरुबिन बनाया। अगर वो सही था तो नॉर्मल बिलीरुबिन बता रहा था, और नॉर्मल बिलीरुबिन से क्या होगा, प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होगा। लेकिन जैसे ही इसके अंदर हेपेटाइटिस वायरस का इन्फेक्शन हुआ, इसने ज्यादा मात्रा में बनाना क्या स्टार्ट कर दिया, बिलीरुबिन। और ज्यादा बिलीरुबिन क्या, कौन सा रोग उत्पन्न कर देगा, पीलिया। ठीक है, तो ध्यान रखना, पीलिया रोग के अंदर कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत या लीवर। तो इसके अंदर हमने क्या देख लिया, प्लाज्मा रक्त का द्रव भाग, इसका रंग कैसा, हल्का पीला। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी, 55%। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, मुख्य रूप से 3 चीजें पाई जाती है। 90% प्लाज्मा के अंदर जल होता है, 6 से 8% प्रोटीन होती है, और बाकी मात्रा में क्या होता है, वर्णक होता है। अब प्लाज्मा में 3 प्रकार की प्रोटीन, पहली प्रोटीन एल्बुमिन, दूसरी प्रोटीन ग्लोबुलिन, और तीसरी प्रोटीन फाइब्रिनोजन। साथ में इनके काम ध्यान रखने हैं। एल्बुमिन प्रोटीन का काम है परासरण नियमन करना, यानी शरीर की पीएच को नियंत्रित करना। ग्लोबुलिन प्रोटीन का कार्य है शरीर की प्रतिरक्षा करना, सूक्ष्म जीवों को, हानिकारक बैक्टीरिया वायरस को नष्ट करना। और फाइब्रिनोजन प्रोटीन है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। कैसे, ये एक फाइब्रिन धागा बनाएगी, वो धागा चोट लगने वाले स्थान पर जाल बना देगा और उस जाल में आकर रक्त कोशिकाएं फंस जाएगी, जिससे वो रास्ता क्या है, ब्लॉक हो जाएगा। एक रोग सुना होगा आपने, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसके अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है। ऐसे व्यक्ति के चोट लगने पर खून बहना बंद नहीं होता है। नॉर्मल व्यक्ति है, कोई रोग नहीं है, तो उसके चोट लगने के 2 से 3 मिनट बाद तक ब्लड बंद हो जाता है। लेकिन अगर हीमोफीलिया रोगी है तो उसके अंदर ब्लड बंद नहीं होता है, और हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आज रक्त के संगठन के बारे में पढ़ा कि रक्त के अंदर 2 घटक होते हैं, प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं। इसमें हमने प्लाज्मा के बारे में डिस्कस किया। अब हम पढ़ते हैं रक्त की कोशिकाओं के बारे में, रक्त की कणिकाओं के बारे में, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अब सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं रक्त की कणिकाएं। और कणिकाओं में सबसे पहली कौन सी, आरबीसी। आरबीसी, ठीक है। देखिए आरबीसी को और क्या बोलते हैं, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, हिंदी में इसे लाल रक्त कणिका या लाल रक्त कोशिका कुछ भी बोल सकते हो। ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको हिंदी इंग्लिश में कोई नहीं ट्रांसलेट करवाएगा, आपको इसका एक अलग सा नाम है, वो पूछेंगे। क्या नाम है इसका, इरिथ्रोसाइट। क्या नाम है, इरिथ्रोसाइट। यानी
देखिए तीनों की मैं कंपैरिजन करके एक बार लिखवा रही हूं ताकि आपके याद करने में आसानी रहे। एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी और एक होती है प्लेटलेट्स। तीनों प्रकार की रक्त कणिकाओं के जो अलग से नाम है जिन पर क्वेश्चन बनता है वो कौन कौन सी है। आरबीसी को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट। क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट। तीनों के स्टूडेंट्स नाम याद रखना, आरबीसी इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट। अब देखिए जो आरबीसी का इरिथ्रोसाइट नाम है ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आरबीसी पर क्या क्वेश्चन बनते हैं, एक आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, यानी कितने टाइम तक जीती है। पिछले पार्ट के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि जो आरबीसी का कब्रिस्तान है वो प्लिया या स्प्लीन को कहा जाता है, यानी आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है और 120 दिन के बाद जब आरबीसी मर जाती है तो वो जाकर किस अंग में गिरती है, प्लीहा के अंदर, इसलिए उसे क्या बोल दिया, आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी का निर्माण होता है हमारी हड्डियों के अंदर, एक लिक्विड पार्ट होता है जिसको मज्जा या मेरो बोलते हैं, उसके अंदर, यानी हमारी अस्थि मज्जा के अंदर। अस्थि यानी हड्डी और मज्जा यानी हड्डियों के अंदर पाया जाने वाला लिक्विड पार्ट, तो इसे बोन मेरो या अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, किसका, आरबीसी का। दूसरा, आरबीसी का काम क्या होता है, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन वर्णक होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैसों में परिवहन करता है, तो जो हीमोग्लोबिन काम करेगा वही काम किसका कहलाएगा, आरबीसी का, यानी इसका काम क्या है, गैसों का परिवहन करना। नेक्स्ट पॉइंट, आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो आरबीसी की संख्या होती है 4.5 से 5 मिलियन प्रति मिलीलीटर। आरबीसी की संख्या कितनी होगी, 4.5 से 5 मिलियन प्रति मिलीलीटर, इसकी इतनी संख्या होती है। हालांकि महिलाओं में इसकी संख्या थोड़ी सी कम होती है, पुरुषों में ज्यादा होती है। दूसरा पॉइंट, इसका आकार कैसा होता है, आरबीसी का आकार होता है उभिया अवतल, यानी दोनों साइड से अवतल, तो इस आकार को क्या बोलेंगे, उभिया अवतल आकार होता है आरबीसी का। ठीक है, एक देखिए, एक मलेरिया जब रोग होता है किसी को, तो मलेरिया रोग के अंदर रोग कारक किसको प्रभावित करता है, आरबीसी को। अब वो मलेरिया रोग का जो रोग कारक है वो इस प्रकार की आरबीसी को पहचानेगा, कैसी आरबीसी को, उभिया अवतल आरबीसी को। लेकिन जिस व्यक्ति के शरीर में अगर आरबीसी का आकार ही चेंज हो जाए तो उसको मलेरिया नहीं हो सकता। अब ऐसा कौन सा रोग है जिसमें आरबीसी का आकार ही चेंज हो जाए, एक रोग है जिसका नाम क्या है, सिकल सेल एनीमिया। क्या नाम है, सिकल सेल एनीमिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिस व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया होता है उसे कभी मलेरिया नहीं हो सकता। ये क्या कारण है, इसका कारण है कि जो मलेरिया रोग का रोग कारक होता है वो इस प्रकार की आरबीसी को पहचानता है, कैसी आरबीसी को, बाइकॉनकेव या उभिया अवतल आरबीसी को। जबकि इस रोग के अंदर आरबीसी हो जाती है हंसियाकार। हंसिया जानते होंगे आप, हम सभी ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, हंसिया को जानते हैं, खेत के अंदर काम आने वाला औजार है, उपकरण है, तो हंसिया के आकार की आरबीसी हो जाएगी। अब मलेरिया रोग वाला रोग कारक इसको तो पहचान नहीं पाएगा क्योंकि ये इसको अलग ले रही है, ये तो सिर्फ इसको जानता है। तो क्या होगा कि मलेरिया रोग का रोग कारक इस आरबीसी को संक्रमित नहीं करेगा, यानी जिस व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया है उसे क्या रोग नहीं हो सकता, मलेरिया रोग नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको कि जिस व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया उसे कभी मलेरिया नहीं हो सकता, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया का के अंदर आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है, उभिया अवतल हो ये हंसियाकार हो जाता है, जबकि मलेरिया रोग का रोग कारक इस आरबीसी को पहचान सकता है, इसलिए उसके अंदर सिकल सेल एनीमिया वाले व्यक्ति के अंदर मलेरिया का रोग नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जो आरबीसी है ये किस प्रकार की कोशिका है। आपको तो पता है आरबीसी है तो कोशिका ही, रक्त के अंदर पाई जाती है 3 प्रकार की, मैंने शुरू में ही बताया था। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, उत्तक का मतलब इसके अंदर कोशिका तो होगी। अब आरबीसी क्या है, एक प्रकार की कोशिका है। अब पिछले पार्ट के अंदर आपने पूछा या देखा कि आरबीसी कोशिका है, तो अब आप सोचोगे कि कोशिका है तो अंदर केंद्रक होगा, अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, अंदर गोल्जी बॉडी होगी,
अंदर लाइसोसोम होगा, अंदर अंतःप्रद्रवी जालिका होगी, अंदर राइबोसोम होंगे, लेकिन गलत। क्यों? क्योंकि ये कमरा पूरा अंदर से खाली कर दिया गया है। आप किसी कमरे को खाली क्यों कर दो? उसके अंदर कुछ अन्य पदार्थ, अन्य सामान भरने के लिए। तो इस आरबीसी के अंदर हम क्या भरेंगे? आरबीसी के अंदर हम भरेंगे हीमोग्लोबिन, सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या भर दिया इसके अंदर? हीमोग्लोबिन भर दिया। ना तो केंद्रक को रखा, ना अंतःप्रद्रवी जालिका को रखा, ना गोल्जी बॉडी को रखा, ना राइबोसोम को रखा, केवल क्या? हीमोग्लोबिन। यही कारण है आरबीसी पूरी लाल रंग की होती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि स्तनधारियों की आरबीसी में क्या नहीं होता है? केंद्रक नहीं होता है। और दो ऐसे अपवाद स्तनधारी कौन कौन से हैं? एक तो ऊंट और एक लामा। दो ऐसे स्तनधारी जिनकी आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। बाकी सभी स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक है वो नहीं पाया जाता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि किस स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो ऊंट और लामा। देखिए स्टूडेंट्स, ऊंट और लामा दो ऐसे स्तनधारी है जिनकी आरबीसी में केंद्रक होता है, बाकी किसी स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक नहीं होगा। कारण क्या? पूरी आरबीसी को खाली करके अंदर क्या भर दिया जाता है? हीमोग्लोबिन भर दिया जाता है। इसलिए आरबीसी एकमात्र ऐसी कोशिका है जिसके अंदर ना तो केंद्रक होगा और ना कोई भी कोशिकांग होंगे, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर क्या होगा? हीमोग्लोबिन होगा। ठीक है, तो यहां तक आज आप नोट कीजिए। अभी आरबीसी के काफी और पॉइंट्स भी बचते हैं, उस पॉइंट्स को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ तक थी हमारी क्लास, और फिर से बोल रहे स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा मेरी क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।